here I'm back with the video lecture और हम डिस्कस कर रहे थे कंप्रेस रीजनल पेन सिंड्रोम राइट। सो हमने दो टाइप्स डिस्कस की थी बेसिकली डिपेंडिंग ऑन द रीजन। एक नॉन नर्व रीजन थी, एक नर्व रीजन थी, ठीक है, जिसमें हमने उसके डिफरेंट फीचर्स डिस्कस किए थे जो हमने इस बॉक्स में डिस्कस किए थे 13.9 में, ठीक है। सो बेसिकली जब हमने बेसिक चीज़ों को डिस्कस किया था, हमने अंडरलाइन मैकेनिज्म्स देखे थे, हमने बेसिक सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। अब हमने इटियोलॉजी और सिम्टम्स को डिस्कस करना है। बैक इटियोलॉजी या सिम्टम्स हमारे पास हैं क्या, उसके बैक साइड पे हमारे पास प्रोसीजर क्या चल रहा है, या हमारे पास क्या चीज़ें थी। ये बेसिकली अगर आप कम्प्लेक्स रीजन पेन सिंड्रोम की बात करते हैं तो यहाँ पे अनक्लियर है, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे थियोलॉजी अनक्लियर होती है मैकेनिज्म्स का, बेसिकली अगर अनक्लियर है हमारे पास, ठीक है, और जिनका आइडिया ही नहीं है इस सिंड्रोम में, दैट मीन्स कि हमारे पास जो सिम्टम्स हैं उनकी कॉजेज डिफरेंट होंगी, या आप ये कह सकते हो जो सिम्टम्स हमारे पास हैं उनकी कोई कॉज हो सकती है। इट्स सेल्फ हमारे पास इसकी टियोलॉजी, इसके मैकेनिज्म्स अनक्लियर है, ठीक है। जैसे हमने ट्रॉमा की भी पहले बात की थी, कोई गिर जाता है, स्प्रेन होता है, फ्रैक्चर होता है, विद दैट और भी बहुत सी कंडीशंस हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास सबसे पहले जो है वो उन्होंने कहा कि आपके पास डेवलप होती है एसोसिएशन विद द persistent painful lesion such as painful shoulder after a cardiovascular accident or myocardial infarction, ठीक है। अब उन्होंने कहा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के बाद या एमआई के बाद या आपके पास कार्डियोवास्कुलर एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो हमारे पास इस केस में जब आपके पास कार्डियोवास्कुलर कोई इंजरी है, हार्ट अटैक है, या कोई भी ऐसा इशू है जो कार्डिक रिलेटेड आ रहा है या वास्कुलर रिलेटेड है, दैट मीन्स एट द एंड आपके पास पेनफुल शोल्डर या पेनफुल लीजन बन जाती है। दैट इज एट द एंड हमारे पास CRPS की हमारे पास कॉज बन सकती है, ठीक है। सेकेंड वन वॉज कि हमारे पास सर्वाइकल ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है आफ्टर एनी ट्रॉमा, जिसमें हमने एंकल स्प्रेन को, फ्रैक्चर को डिस्कस किया है, बर्न्स को डिस्कस किया था, ठीक है। सो ये सारी कॉजेज हो सकती हैं। इमोबिलाइजेशन अगर किसी सर्जरी के बाद, या कोई ऐसी कंडीशन थी जिस जैसे कार्डियक कैथेटराइजेशन हुई है, ठीक है। बेसिकली इन कंडीशंस में हमारे पास क्या होता है कि आपके पास आप इमोबिलाइज कर देते हो ना पेशेंट को, काफ़ी टाइम के लिए पेशेंट बेड रिडन होता है, ठीक है, वो बेड से उठ नहीं सकता। इन केसेस में काफ़ी चांसेस होते हैं ऐसी कंडीशन डेवलप होने के, ठीक है, जिसको आज जिस सिम्टम को आप कह रहे हो सर्वाइकल ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है। इसमें जो मेजर सिम्टम्स आपको बता दिए गए हैं वो ये हैं कि परसिस्टेंट पेनफुल लीजन हो सकती है, ठीक है, विद दैट आपके पास सर्वाइकल ऑस्टियोआर्थराइटिस है जो मेजरली आ रहा होता है, ठीक है। इमोबिलाइजेशन भी आप कह सकते हो, पर इमोबिलाइजेशन एट द एंड यहाँ पे उन्होंने कॉज की तरह आपको बताया हुआ है, पर समटाइम्स सम कंडीशंस में ऐसे हो जाता है कि लाइक बहुत पेन होती है, पेशेंट बिल्कुल इमोबिलाइज कर देता है अपने हाथ को, अपने बाजू को, ठीक है। सो इन केसेस में ऐसा कर सकते हो, ठीक है। देयर मे और मे नॉट बी एन ऑब्वियस नर्व लीजन, जैसे हमने बात की कि दो रीजन्स थे। नॉन नर्व जो था हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, टाइप 1 थी, जिसमें नर्व इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है, मतलब कोई ओरिजिन नहीं है नर्व से, ठीक है। जिसमें नर्व की ओरिजिन है वो हमारे पास टाइप 2 थी, जिसको हमने कॉजल्जिया भी कहा था, ठीक है। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज यूजुअली इन्वॉल्व इन CPRS, जैसे हमने बात की कि नर्व नॉन नर्व है, तो इसका मतलब है यहाँ पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दे रहा है, ठीक है। इज डिस्क्राइब्ड एज अनस्टेबल ओइंग टू इट्स कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी एंड लीड्स टू प्रोग्रेसिव इस्कीमिया, पेन, abnormal pseudomotor activity, tropic changes that are characteristically produced by dysfunction in the autonomic nervous system, ठीक है। अब इसकी मेजरली आपको क्लिनिकल फीचर्स बता दी जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास इस्कीमिया होगा क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई वहाँ पे बंद हो जाती है, क्योंकि आप देखो अगर किसी एरिया पे इतनी ज़्यादा स्वेलिंग है, ठीक है, इतनी ज़्यादा स्वेलिंग है, वो अपने सारे स्ट्रक्चर्स को कंप्रेस कर रही है, विद दैट आपके पास आर्टरीज भी कंप्रेस हो रही है, ठीक है। आपके पास आर्टरीज कंप्रेस हो रही है तो ऑक्सीजन की प्रॉपर जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन फ्लो था वो बहुत कम हो गया, ठीक है, लाइक बहुत मिनिमल अमाउंट, और समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि डेड हो जाए, ठीक है। सो इस केस को आपने लाइक काफ़ी हद तक प्रोग्रेस करने लग जाता है, बिल्कुल आप नेक्रोसिस की तरफ कह सकते हो कि टिश्यू डेड होने लग जाता है, लेकिन आप उससे पहले ही कोशिश करते हो रोकने की। प्रोग्रेसिव इस्कीमिया जब आपके पास लगता है आपको कि आपके पास यहाँ पे ब्लड का फ्लो सही नहीं है, कलर बिल्कुल चेंज हो रहा है, ब्लूइश कलर हो जाता है, ठीक है, बेसिकली ब्लूइश कलरेशन आती है, वो एक डिफरेंट तरह की होती है, ऐसी नहीं होती जैसे आपको बेसिकली आप जब
देखते हो आपके पास ब्रूजेज़ हो जाते हैं, उन केसेज़ जैसी नहीं होती, ठीक है? इस्कीमिया में काफ़ी स्वेर सी आपको प्रोग्रेसिव सी डिस्कलरेशन नज़र आती है, ठीक है? विद दैट आपके पास पेन तो होगी होगी। एब्नॉर्मल सूडोमोटर एक्टिविटी जैसे हमने पहले भी कहा कि हमारे पास स्वेटिंग ज़्यादा हो सकती है या कम हो सकती है। एब्नॉर्मल का मतलब है कम ज़्यादा दोनों हो सकते हैं, ठीक है? सो एब्नॉर्मल की जब हम सूडोमोटर एक्टिविटी की बात कर रहे थे तो हमने यही बात की थी कि या तो ज़्यादा भी हो सकती है या कम भी हो सकती है, ठीक है? तो हमारे पास ये चीज़ें मेजरली आती। ट्रॉपिक चेंजेस में हमने यही बात की थी, टेम्परेचर के चेंजेस, आपकी बॉडी में क्या-क्या चेंजेस आ रहे हैं, स्किन के ऊपर क्या-क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये सारी चेंजेस की बात की थी, ठीक है? ये क्या कॉज करता है बेसिकली ये डिसफंक्शन हमें बताते हैं कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में कोई ना कोई डिसफंक्शन आ गया, ठीक है? कोई ना कोई डिसफंक्शन इसके बैक साइड पे कोई कॉज है जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर रही है, ठीक है? अब हमारे पास एक रिसर्च थी जो डिमॉन्स्ट्रेट हुई थी ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन के ऊपर, ठीक है? इन वन पेशेंट एंड टू नॉर्मल सब्जेक्ट्स टू बी इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है? उन्होंने कहा कि उन्होंने बेसिकली ओरिजिन देखा था ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन का एक पेशेंट में और 2 में देखा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। Some individuals may have similar symptoms of intense burning pain and sensitivity, suggestively of sympathetic maintained pain, yet as unresponsive to sympathetic blocks. ठीक है, अब उन्होंने ये आपको सिंपल सी एक चीज़ बता दी है कि सिंपैथेटिक मेंटेन पेन जो हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, काफ़ी हमने डिटेल में भी डिस्कस की थी, ये सारी चीज़ है, ठीक है? तो हमारे पास इसकी जो मेजरली होती है कि पेशेंट बर्निंग सेंसेशन फील कर रहा होता है या उसको बर्निंग पेन फील हो रही होती है, ठीक है? और एट द एंड ये अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है सिम्पैथेटिक ब्लॉक्स के, ठीक है? मतलब तो हमारे पास सिम्पैथेटिक ब्लॉक्स जो होते हैं ना वो आप इंजेक्ट करते हो आप बेसिकली उस स्पाइन के रीजन में इंजेक्ट करते हो जहाँ पे आपको लगता है यहाँ पे सिम्पैथेटिक एक्टिविटी इफेक्ट हो रही है, लेकिन उन्होंने कहा ये उनसे क्योंकि ये पेन को रिड्यूस करने के लिए इंजेक्ट किए जाते हैं, तो क्या करते हैं कि जब आप इनको इंजेक्ट करते हो तो उसके हमारे पास उन रीजन्स की पेन जो होती है ना वो हमारे पास काफ़ी हद तक जो सिम्पैथेटिक सिस्टम रिलेटेड होती है, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रिलेटेड वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती है। लेकिन अब अगर आप यहाँ देख रहे हो कि सिम्पैथेटिक ब्लॉक भी अनरिस्पॉन्सिव है, दैट मीन्स कि ये पेन सिम्पैथेटिक सिस्टम से नहीं आ रही, सिम्पैथेटिकली ये कोई इफेक्ट आ रहा है लेकिन पेशेंट को ये एबनॉर्मल पेन उसकी बेसिकली जैसे हम कहते हैं ना फैंटम पेन जब हम लिम्स को डिस्कस कर रहे थे, समटाइम्स ऐसे भी होता है कि उसको सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा फ़ील हो रही होती है, इतनी पेन होती नहीं है जितनी उसको फ़ील हो रही है, ठीक है? बहुत ज़्यादा पेशेंट्स में ये होता है कि ये एक एब्नॉर्मल एक्टिविटी को एक्टिवेट करता है जिसकी वजह से पेन एक परसिस्टेंटली कुछ ज़्यादा ही पेशेंट रिस्पॉन्स करता है इस पेन को, ठीक है? सिंपैथेटिकली इंडिपेंडेंट पेन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब दिस सेंसरी एब्नॉर्मैलिटी, ठीक है? इस पेन को कहते हैं सिंपैथेटिक इंडिपेंडेंट पेन कि सिंपैथेटिकली ये पेन इंडिपेंडेंट है, सिंपैथेटिक सिस्टम यहाँ पे इन्वॉल्व भी नहीं है, ठीक है? मतलब ये पेन सिंपैथेटिक सिस्टम से नहीं आ रहा, ठीक है? CPRS may be the result of various organic or psychiatric disorders that involve the nervous system. अब यहाँ पे एक और टर्म्स भी और एक और रिसर्चर्स ने डिफरेंट तरह से कहा कि ये ऑर्गेनिक या साइकैट्रिक बेसिकली हो सकते हैं कोई बैक साइड पैथोलॉजी, लेकिन स्टिल यहाँ पे रिसर्चर्स अभी भी इस चीज़ को फाइंड आउट नहीं कर सके कि इसके बैक साइड पे प्रॉपर कॉज क्या है, ठीक है? लेकिन ये कंडीशन आपको एक चीज़ बता दी गई है कि किस-किस केसेज़ में हो सकती है। जब आपके पास हार्ट से या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से कोई भी इन्वॉल्वमेंट है, विद दैट कोई ट्रॉमा है या कोई भी ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको मैंने कहा बर्न्स हो गए, ट्रॉमा, कोई स्प्रेन, फ्रैक्चर और कार्डियक रिलेटेड कोई हो गया या पोस्ट ऑपरेटिव सर्जिकली जब आफ्टर सर्जरी आपके पास पेशेंट किसी भी और इश्यू की वजह से आपके पास प्रेज़ेंट है लेकिन एट द एंड आपके पास सर्वाइकल ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, उन केसेस में काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं सीपीआरएस होने के, ठीक है? तो आपको पता होगा कि जहाँ पे आपको बेसिकली नज़र आएगा ना, आप देखोगे एक्स-रेज़ बेसिकली आप क्या करते हो कि आप इमेजिंग देखते हो, ठीक है? इन्वेस्टिगेशंस के लिए आप क्या कर रहे हो, इमेजिंग देख रहे हो। जब आपको सर्वाइकल ऑस्टियोआर्थराइटिस किसी एरिया में नज़र आ रहा है ना, दैट मीन्स उस पेशेंट में काफ़ी हद तक चांस इंक्रीज़ हो गया है आपके पास सीपीआरएस का, ठीक है? अब हमारे पास हम डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर में 3 स्टेजेस, ठीक है? सीपीआरएस की टाइप 1 की। टाइप 1 वो थी जिसमें हमारे पास नॉन नर्व रीजन था, ठीक है? ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। स्टेज 1 एक्यूट है, ठीक है? इसको आप रिवर्स कर सकते हो, दैट मीन्स एक्यूट रिवर्सिबल स्टेज है। स्टेज 1 एक्यूट रिवर्सिबल है, दैट अब इसका मेजरली मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा सिवियरिटी की तरफ नहीं होगी, ठीक है? ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा किसी भी डिजीज़ का। वेज़ोडाइलेशन बहुत ज़्यादा है। अब वेज़ोडाइलेशन होती है जहाँ पे भी आपको पता है चीज़ें हर चीज़ की
इंक्रीज हो जाएगी। ब्लड का फ्लो इंक्रीज होने की वजह से हर चीज़, हर सिम्टम वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। 3 वीक्स से 6 मंथ तक इसका ड्यूरेशन जो होता है वो लास्ट करता है। इसके बाद स्टेज 2 स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। पेन जो होगी सबसे प्रीडोमिनेंट फीचर होगा, सबसे ज़्यादा पेशेंट को इस स्टेज में पेन फील होती है, ठीक है। विद दैट आपके पास हाइपर हाइड्रोसिस, ठीक है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, वार्मथ, ठीक है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बॉडी का इंक्रीज नजर आएगा। इथमिया, एनीमिया में बेसिकली जब हमारे पास बहुत ज़्यादा रेडनेस, आपके पास पेशेंट की आप स्किन देखोगे, आपको बकायदा एक रेडनेस, एक एरिया बकायदा आपको प्रोमिनेंट नज़र आ रहा होगा कि यार यहाँ पे स्टेज 1 ही हो सकती है, क्योंकि ये प्रॉपर रेडनेस है। नेल की ग्रोथ बहुत रैपिड हो जाती है, ठीक है। इसका बैक साइड प्रोसीजर अगर बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं भी बताऊँ, ये बता देते, वेजोडाइलेशन इटसेल्फ ब्लड का फ्लो इंक्रीज करा रही है ना। ब्लड का फ्लो इंक्रीज है, दैट मीन्स उसके पास न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा हैं। मुझे इतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स दे रहा, नेल की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। इस स्टेज में याद रखनी है। विद दैट एडिमा हो जाएगा काफ़ी हद तक, फ्लूइड की एक्यूमुलेशन, विद दैट आपके पास स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। डिस्टल एक्सट्रीमिटी, इन डिस्टल एक्सट्रीमिटी दैट मीन्स जहाँ से हमारे पास ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है। मैं बैक साइड पे लेक्चर पूरा डिस्कस नहीं करती, मैं आपको यही, हमने पहले भी डिस्कस किया था, जहाँ से ये स्टार्ट होते हैं, जहाँ पे ये इफेक्ट करता है, उसके सारे जो नीचे डिस्टल पोर्शन होता है ना, वहाँ पे सिम्टम्स से आते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास डिस्टल एक्सट्रीमिटी इफेक्ट हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज द अर्ली सिम्टम्स बिकॉज अर्ली इंटरवेंशन में प्रिवेंट प्रोग्रेशन, ठीक है। अब हमारे पास ये बात है, जितना अर्ली आप रिकॉग्नाइज करोगे, दैट मीन्स अगर स्टेज 1 पे चीज़ पकड़ी गई है, तो आपके पास अर्ली इंटरवेंशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा स्वेरिटी से या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस रिड्यूस कर देती है, जितना आप अर्ली डायग्नोसिस करते हो। ये बात हमें हर डिजीज़ में पता है, ठीक है, सिर्फ इसमें नहीं है, हर डिजीज़ में। लेकिन इसमें स्पेसिफिकली आपको इसलिए बताया जा रहा है कि हाँ, इस केस में ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें डिफरेंट होती हैं, ठीक है। टाइप 2, टाइप 2 क्या है? अब वेजोकंस्ट्रिक्शन की स्टेज है, ठीक है। स्टेज 2 क्या है? वेजोकंस्ट्रिक्शन की स्टेज है। अब इस स्टेज के क्या होता है कि ये भी बेसिकली 3 से 6 मंथ तक लास्ट करती है, ठीक है। अब एक्यूट में बेसिकली क्या था, जब हम स्टार्ट होते हैं ना, ये तब होती है, ठीक है। मतलब हम जैसे कहते हैं कि जैसे स्टार्ट हुआ तो फर्स्ट 3 वीक से लेके ये हमारे पास 6 मंथ्स तक रहेगी। ये स्टेज क्या होती है? 3 to 6 मंथ्स, मतलब समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि वहाँ 3 वीक्स तक, 3 वीक से स्टार्ट हुई और 3 मंथ्स तक चली, फिर 3 मंथ्स के बाद 6 मंथ्स तक स्टेज 2 पे आ गए, ठीक है। सो मेजरली इसकी यहाँ इस तरह से डिवीजन है। अगर आप इस स्टेज पे बेसिकली डिजीज को पकड़ लेते हो, ठीक है, आपको पता चल जाता है ओके दैट इज द कॉज बिहाइंड एवरीथिंग, ठीक है। आपने अगर इस चीज को पकड़ लिया कि स्टेज 2 पे है, क्योंकि वेजोकंस्ट्रिक्शन है, वेजोकंस्ट्रिक्शन कैसे पता चलेगी? बेसिकली पहले हम कह रहे थे रेडनेस हो रही थी, ठीक है, बॉडी में। अब क्या होगा कि उसकी कलर ब्लू होने लग जाएगा, लाइक आपके पास आपके पास जो एरिथमिया का कंडीशन थी, एरिथमिया की स्वेयर कंडीशन आई थी, वो बिल्कुल डिस्कलर होने लग जाएगी, ठीक है। वेसोकंस्ट्रिक्शन कैसे पता चलती है? इस्कीमिक स्टेज कैसे पता चलती है? ऑक्सीजन का फ्लो कम हो जाता है ना। जब ऑक्सीजन का फ्लो कम होगा, जब हेमोग्लोबिन एच भी कम हो जाएगा उस जगह पे, या ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ, अब यहाँ पे कोई ना कोई इशू चल रहा है। अब यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आपको पता चलेगा अब ये स्टेज 2 आ गई है, वेसोकंस्ट्रिक्शन की स्टेज है, ये डिस्ट्रोफिक स्टेज है, ठीक है। अब हमारे पास सिंपैथेटिकली हाइपर एक्टिव होती है ये स्टेज, ठीक है। पेशेंट को बर्निंग पेन फील होगी। हाइपर एक्टिविटी का मतलब ये है कि सिंपैथेटिकली जो भी स्टिमुलस जा रहा होगा वो काफ़ी ज़्यादा पेशेंट को फील हो रहा होगा, ठीक है। हाइपर एस्थीजिया, ठीक है, मतलब सारी उसकी जो मेजरली जो उसकी बॉडी की फील करने की, टेम्परेचर फील करने की एक बेसिकली क्या कहते हो आप, एहसास है, सेंसेशन है, वो थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, इस स्टेज में। और कोल्ड वेदर ख़ास तौर पे इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एग्रवेट कर देता है। उसकी पेन, उसकी एबनॉर्मल सेंसेशंस, मतलब उसको पेन, पिंस, टिंगलिंग और ये सारी सेंसेशन बहुत ज़्यादा फील होने लग जाएंगी, ठीक है। सो मेजरली इस स्टेज में ये है। विद दैट मोटलिंग और कोल्डनेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। ब्रिटल नेल्स, नेल्स जो है ना वो खुरदरे से, जैसे एक बिल्कुल जैसे हमारे नेल्स क्लियर होते हैं ना, ऐसे नहीं, उसकी एक स्पेसिफिक सी ना आपको ब्रिटल सी एक लाइक ऐसे रफ सी सरफेस फील होने लग जाएगी। विद दैट ऑस्टियोप्रोसिस भी हमारे पास ऐड हो जाएगा, ठीक है। सो आपके पास मेजरली ये सारे चीज़ें आ रही हैं, सारे कंसर्न्स आ रहे हैं कि हाँ अब इस तरह से है और ये हो सकता है इस कंडीशन में, ठीक है। मोटलिंग, अगर हाँ मोटलिंग की टर्म रहेगी थी,
मॉडलिंग अगर किसी को नहीं पता तो बेसिकली मॉडलिंग वो होती है कि लाइक आपके पास ना स्किन डेड होने से पहले ना एक ऐसी कंडीशन आती है जिसमें आप कह सकते हो कि मार्क्स से आने लग जाता है स्किन के ऊपर, ठीक है। जैसे मैं अगर आपको इस पिक्चर से दिखाऊं, इस तरह से ना आपके पास एक मार्क से आपको फील होने लग जाएंगे, लाइक इस तरह के डिफरेंट तरह से, इस तरह से आपको फील होगी जैसे वेन्स कहीं से गुजर रही हैं या कुछ इस तरह से ना बेसिकली कंडीशन बन जाती है, ठीक है। दैट इज बेसिकली आपके पास, कहते हैं इसको स्किन मोल्टिंग, ठीक है, मॉटलिंग, सॉरी, स्किन मॉटलिंग बोलते हैं, ठीक है। अब हमारे पास थर्ड जो स्टेज है वो एट्रोपिक है, ठीक है। एट्रोपिक स्टेज है, दैट मीन्स ये हमारे पास एंड है, ठीक है। ये वो स्टेज है जिसमें हर चीज़ बहुत वर्स होने लग जाती है, पेन कम हो जाती है, बाकी हर चीज़ बहुत वर्स होगी। मेजरली ऑस्टियोप्रोसिस जैसे हो गया, मसल वेस्ट होना शुरू हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्चर यही होता है ना कि बहुत स्टिफनेस, जब मसल बहुत स्टिफ हो जाता है, एट द एंड स्टेज आ जाता है आपके पास, आप उसको मूव नहीं करते। जैसे आप स्ट्रोक के पेशेंट को देखते हो ना, जब 3-4 मंथ्स का स्ट्रोक गुजर चुका होता है, बहुत स्टिफनेस होती है, ऐसी ही कंडीशन होती है। इतना स्वेयर कॉन्ट्रैक्चर, मसल वेस्ट होने लग जाता है, लाइक मसल का जो बल्क है ना, अभी हमारे नॉर्मल मसल का आप बल्क फील करो, आपको फील होता है ना, लेकिन जब मसल वेस्टिंग की बात आती है ना, तो मसल का बल्क आप फील नहीं कर सकते। पेशेंट की इतनी बुरी कंडीशन होती है, ठीक है। इस कंडीशन में, ये कंडीशन मंथ से ईयर्स तक चल रही होती है, ठीक है। लाइक इस कंडीशन में अगर आप देखते हो तो ये ईयर्स तक जाती है, ठीक है। स्टेज 3, बट स्पॉन्टेनियस रिकवरी ऑफन अकर्स विद इन 18 to 24 months, ठीक है। मतलब रिकवरी अच्छी होती है इस कंडीशन में, लेकिन इसका ट्रीटमेंट बहुत लंबा जाता है क्योंकि स्टेज 3 पे बहुत स्वेरिटी हर चीज़ पे आ चुकी थी, कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी थी, ठीक है। तो स्टेज 1 की जैसे हमने बात की थी ना, वेजोडाइलेशन थी, स्टेज 2 वेजोकंस्ट्रिक्शन थी, स्टेज 3 सारे सिम्टम्स वर्स हो रहे थे, हर चीज़ वर्स हो रही थी, ठीक है। स्टेज 1 में हमारे पास ड्यूरेशन कम था, 3 वीक्स से 6 मंथ्स तक या 3 वीक्स से 3 मंथ्स तक। स्टेज 2 में 3 मंथ्स से 6 मंथ्स तक, ठीक है। मतलब ये वो स्टेज है। स्टेज 3 जो है वो हमारे पास, हमने कहा मंथ से ईयर्स तक, 18 to 24 उन्होंने कहा रिकवरी के लिए हमें टाइम चाहिए होता है, लेकिन लाइक 1-2 साल से आप मिनिमम आपको ट्रीटमेंट चाहिए, तब जाके आप कहीं रिकवर होते हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि काफ़ी आपके पास कंडीशन वर्स हो जाएगी, तब जाके आप इस चीज़ को पकड़ सकोगे, ठीक है। सो मेजरली आपके पास बिहाइंड एवरीथिंग ये चीज़ थी। हम यहाँ पे कॉमन इम्पेयरमेंट्स देख लेते ताकि हम सिर्फ मैनेजमेंट को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कॉमन इम्पेयरमेंट जैसे हमने पहले भी कहा, पेन आ गया, हाइपर एस्थीजियाज आ गए। हाइपर एस्थीजियाज जो है ना, शोल्डर, रिस्ट, हैंड, इन सारे एरियाज पे आते हैं, ठीक है। जो जो आपको लगता है ना कि उसको कवर आउट करिए, लाइक उस प्रोपोर्शन ऑफ इंजरी को जो एरिया कवर आउट करे ना, वो उन सारे एरियाज पे आ जाते हैं, ठीक है। विद दैट मोशन तो लिमिट हो गई क्योंकि पेन इतनी ज़्यादा है, पेशेंट नहीं कर सकेगा। विद दैट स्वेलिंग भी इतनी ज़्यादा है, टेम्परेचर चेंजेस है, इतना कुछ है, पेशेंट मोशन की तरफ या मूवमेंट की तरफ तो ध्यान भी नहीं देगा, इतनी पेन के बाद पेशेंट नहीं परफॉर्म करता, ठीक है। शोल्डर डेवलप लिमिटेशन, कैप्सुलर पैटर्न डेवलप होने शुरू हो जाएगा, इतनी रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी, ये मोस्टली लेटरल रोटेशन और एबडक्शन में, ठीक है। ये आपने याद रखना है, इसका जो कैप्सुलर पैटर्न आता है, कैप्सुलर पैटर्न क्योंकि बहुत जगह पूछा जाता है, तो आपने इस चीज़ को याद रखना है। इसकी रिस्ट्रिक्शन लेटरल रोटेशन और एबडक्शन में आ जाएगी। एबडक्शन कैप्सुलर पैटर्न अगर किसी को नहीं पता, तो ये वो पैटर्न्स होते हैं जो किसी डिजीज की वजह से डेवलप होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। वहाँ पे उस डिजीज की वजह से एक पैटर्न डेवलप होता है जो उस एक स्पेसिफिक पोजीशन में हाथ को बेसिकली वहीं पे स्टक कर देता है, या आप कहते हैं बहुत ज़्यादा टाइटनेस क्रिएट कर देता है, ठीक है। पेशेंट फिर इसके बाद इस चीज़ को तोड़ने की कोशिश नहीं करता, ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है उसको पेन होती है, बट दैट उसने इतनी टाइट कर ली होती है उस पोजीशन को कि वो अब नहीं चेंज करता, ठीक है। सो ये आपके पास शोल्डर की बताई जा रही है, लेटरल रोटेशन और एबडक्शन हो गई है। रिस्ट और हैंड होती है, द मोस्ट कॉमन रिस्ट्रिक्शंस आर रिस्ट की, मेजरली मेरे ख्याल में फ्लेक्शन हो गई है, ठीक है। सो अगर आप आप रिस्ट की चेंजेस की बात करते हो, ठीक है, सॉरी, रिस्ट की एक्सटेंशन हो रही है। फिर मेटाकार्पोफ्लेंजियन जॉइंट जो है और प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंजियन फ्लेक्शन जो है, वो सारी जो है वो रिस्ट की, या आप कह सकते हो कि मेजरली ये सारी जो है कैप्सुलर पैटर्न, एक स्पेसिफिक कैप्सुलर पैटर्न डेवलप करती है शोल्डर और रिस्ट जॉइंट पे। विद दैट एडिमा हो रहा है हैंड और रिस्ट का, ठीक है, जो हमारे पास सेकेंडरी है, जाहिर सी बात है प्राइमरी तो नहीं है, इसकी कोई सर्कुलेटरी कॉज है, जैसे हमने वीनस की बात की, लिम्फेटिक सिस्टम की बात की, हमने पहले भी कहा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व होगा, तो वहाँ पे कोई ना कोई इशू, उस इशू की वजह से भी एट द एंड सेकेंडरी हमारे पास ये कंडीशन कॉज होती है, विच इन टर्न प्रेसिपिटेट स्टिफनेस इन द हैंड। हमें पता है बेसिकली ये सारी चीज़ें, ये सारे सिम्टम्स होते हैं एट द एंड स्टिफनेस तो कॉज करेंगे, पेशेंट अपनी एक्टिविटी ख़त्म कर देता है, तो स्टिफनेस एट द एंड होनी होनी है, आपके मसल्स काम करना ख़त्म कर देते हैं क्योंकि पेशेंट अपने हाथ को मूव ही नहीं करा रहा।
वेसोमोटर इंस्टेबिलिटी हमने ये भी पहले बात की, ठीक है। ओके, वेसोमोटर इंस्टेबिलिटी अगर किसी को आइडिया नहीं है तो उसमें मेजरली यही बात है कि वेसल्स की इन्वॉल्वमेंट जो होती है एट दी एंड आपके पास कोई ना कोई कंडीशन कॉज कर सकती है, जिसमें आप नाइट स्वेट्स कहते हो, जिसमें आप बेसिकली जो सारी आपके ब्लड फ्लो को रेगुलेशन है ना उसको वेसोमोटर कहते हैं। तो ब्लड फ्लो की रेगुलेशन जहाँ पे भी डिस्टर्ब हो रही होगी वहाँ पे वो अपने सिम्टम्स कॉज करेगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ट्रॉपिक चेंजेस भी बेसिकली हमारे पास स्किन पे फील होते हैं, ठीक है। सो हम मेजरली आपके पास सारी चीज़ें ये आ रही हैं कि ट्रॉपिकली भी चेंजेस आपको बाकायदा आपको फील होगा कि स्किन के चेंजेस आ रहे हैं, साइनोटिक हो रही है, शाइनी हो रही है आपके पास बेसिकली। फिर विद दैट आपके पास जैसे हैंड के मसल्स के एट्रोफी हो रही है, यहाँ पे आपको बाकायदा सिम्टम्स बताए हुए सबक्यूटेनियस टिश्यू जो फिंगर्स या पाम वाले एरिया में है वहाँ पे भी अफेक्ट हो रहा है, फिशिया थिक हो रहा है, आपको फील होगा। नेल पे चेंजेस आ रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि नेल पहले जो था वो रैपिड ग्रोथ आ रही थी, विद दैट आफ्टर कि हमारे पास ब्रिटल नेल्स हो रहे थे, जैसे ड्राई से एक मतलब रफ सी सरफेस हो जाती है ना नेल्स की वैसे हो जाती हैं, फिर ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप होता है। तो ये सारे सिम्टम्स प्रोग्रेस करते जाते हैं, लिमिटेशंस आती जाती है और ये पेन यहाँ पे कम हो जाती है इन कंडीशंस में जब ये बहुत स्वेरिटी की तरफ जाते हैं, लेकिन ये सिम्टम्स बहुत स्वेट जो होते हैं ना बनने लग जाते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पिक्चर में भी नजर आ रहा होगा कि लाइक दोनों हैंड्स में कितना डिफरेंस आ रहा है, स्वेलिंग आप देखो इस हैंड में कितनी ज्यादा है, जिस हैंड में सीपीआरएस है वहाँ पे आपके पास स्वेलिंग कितनी ज़्यादा है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने देखना है कि आपको बाकायदा आप दोनों हाथ उसके रखवा के पेशेंट के तब भी ये सिमेट्री पता कर सकते हो कि हाँ यहाँ पे हो सकता है। सेकंड पिक्चर में आपको दिखाया हुआ है कि एडिमा कितना ज़्यादा है, लाइक उसने अपनी फिंगर लाइक थेरापिस्ट ने या डॉक्टर ने अपनी फिंगर जैसे ही उधर रखी है तो वहां से जब उसने हटाई है तो इसका मतलब पिटिंग एडिमा इतना ज़्यादा था कि फिंगर का जो एरिया जहाँ पे उसने फिंगर अपनी रखी थी, बेसिकली पिटिंग एडिमा का ये स्केल है ना चेक करने का, जैसे ही आपने फिंगर रखी थी तो आपने क्या किया, जैसे आपने फिंगर हटाई तो आपके पास वहां पे बेसिकली स्पेसिफिकली होल वहां पे प्रेजेंट रहा है, ठीक है। वो जो एक स्पेस क्रिएट होगी थी वो स्पेस हटी नहीं है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज कि हम कहते हैं यहाँ पे एडिमा जो है वो पिटिंग इन नेचर है, विद दैट इंडेंटेशन जो होती है वो बेसिकली प्रेजेंट रहती है, ठीक है। प्रेशर आप रिमूव भी कर दो तो इंडेंटेशन खत्म नहीं होती, ठीक है। तो सो ये मेजरली आपको पिक्चर से भी उन्होंने काफी आइडिया दे दिया, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और ये हमने आज मेजरली सारी चीज़ों को बेसिक चीज़ों को डिस्कस कर लिया कि हमारे पास सिम्टम्स, इटियोलॉजी, स्टेजेस और आपके पास कॉमन इम्पेयरमेंट्स क्या आ रही थी, ठीक है। नेक्स्ट में हम सिर्फ मैनेजमेंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक